हेलो दोस्तों, जेका स्टडी में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग शर्मा गेज का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। प्रमेय को सिद्ध करने वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम आप लोग को एक चीज़ बताना चाहते हैं, ठीक है। वो है बुक से ही चैप्टर नंबर 1 का ही, ठीक। एक ठो प्रमेय को देख लीजिए तो आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आएगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे और ये क्यों होता है, सो ठीक है। तो मिल गया। देखिए प्रमेय 1.3, ठीक है। स्क्रीन में दिख रहा है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें क्या लिखा है, मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। p क्या है, एक अभाज्य संख्या है। यदि p ये स्क्वायर को विभाजित करती है तो p ये को भी विभाजित करेगी, जहाँ ये एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि ये मान लीजिए कि कोई एक अभाज्य संख्या, ठीक है। जैसे दो एक अभाज्य संख्या है। तो यदि ये 6 के स्क्वायर को, ठीक है, विभाजित करेगी, 6 के स्क्वायर को विभाजित यदि करती है तो जो है वो 6 को भी विभाजित करेगी, ठीक है। करेगी ही करेगी। जैसे देख सकते हैं आप लोग, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 छक 36। 2 से ही कटता है, कट जाता है। 18 दूनी 36, कितना आ जाता है 18 कट के, ठीक है। तो ये क्या 2 6 को नहीं काटता, 6 को भी काटता है, देख सकते हैं। 2 एकम 2 और 3 दूनी 6, 3 बार में काट देता है। इतना समझ में आ गया। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे 3 भी हमारा अभाज्य संख्या है। तो ये जो 3 है, यदि ये 12 के स्क्वायर को विभाजित करेगी तो 3 12 को भी विभाजित करेगी, ठीक है। जैसे 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, देख लीजिए, बट्टा में 3 काटता है। देखिए 3 चक 12 2, फिर 8 तिया 24, 48 बार में काट देता है, पूरा 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 काट देता है 3 144 को, ठीक है। तो 3 क्या 12 को नहीं काटेगा, 12 को भी काटेगा, देख सकते हैं। 4 तिया 12, 4 बार में पूरा पूरा 12 को भी काट देता है। इसी तरह को ये थ्योरम कहता है कि यदि p ये स्क्वायर को विभाजित करती है तो p जो है वो ये को भी विभाजित करेगी, ये थ्योरम बोलता है, ठीक है। इस तरह से हम लोग और भी कुछ बोल सकते हैं। जैसे मान के चलिए p q स्क्वायर को विभाजित करती है तो जो p है वो q को भी विभाजित करेगी ही करेगी, ठीक। जैसे यहाँ हम आप लोग देख सकते हैं, यहाँ हम बता दिए पहले कैसे हो रहा है ये सब। तो ये थ्योरम बोलती है, ठीक है। तो चलिए ये समझ में आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये थ्योरम हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगी, ठीक। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक। तो ये सीरियल नंबर से क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ तहाँ से सॉल्व कर रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आए, ठीक है। सिर्फ देखिएगा, अच्छा से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो क्वेश्चन है, इसमें बोला जाता है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है। तो इसको हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे, इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग विरोधाभास विधि का यूज करेंगे। किस विधि का, विरोधाभास, ठीक है। इस विधि का प्रयोग करेंगे, विरोधाभास विधि का प्रयोग। इस विधि में क्या होता है पता है, जो चीज़ रहता है ना, जैसे हम लोग को पता है कि √5 एक तो अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग उसका उल्टा मान लेंगे। उसके बाद सॉल्व करते जाएंगे और आगे जाके उलझ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद उलझने के बाद हम लोग क्या बोलेंगे कि ये वहाँ यहाँ तो गड़बड़ हो गई, यहाँ तो विरोधाभास उत्पन्न हो गई। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम लोगों ने गलत मान लिया था। तो हम लोगों ने गलत मान लिया कि √5 परिमेय संख्या है, तो इसका मतलब क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। क्योंकि हमारा माना हुआ गलत हो गया, परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको मान लेंगे, ठीक है। क्या मानेंगे, जैसे माना कि क्या है √5,
एक परिमेय संख्या, अपरिमेय नहीं परिमेय संख्या मानेंगे। ठीक, परिमेय संख्या ये मान लिया। अब जब ये परिमेय संख्या है तो इसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं। इससे √5 हो गया। √5 बराबर हम लोग लिख देंगे p/q है। ठीक है, √5 बराबर क्या है, p/q। और यहाँ हम लोग एक चीज़ और लिख देंगे कि p तथा q सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य का मतलब ही बताते हैं। यहाँ लिखेंगे जहाँ पर p तथा q, जहाँ p तथा q सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। ठीक, अब सह अभाज्य के मतलब समझिए। ठीक है, सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? सह अभाज्य संख्या ये जैसे कोई नंबर है, ठीक है, कोई परिमेय संख्या है, जैसे 2/4 है, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, इसका जो कट के बचेगा वो होगा। जैसे क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2। अब इसको देखिए, इसको हम लोग और ज़्यादा काट सकते कि काटेंगे तो एक से ही कटेगा, 1 एकम 1 और 1 दूनी 2, क्या आ जाएगा, 1/2 ही आएगा। समझे, इस तरह से ही कटेगा, यानी कि और ये ज़्यादा नहीं कट सकते। सबसे छोटा यही है। ठीक है, इसका सबसे छोटा यही है। और एक चीज़ और जान लीजिए कि सहभाज्य संख्या जो होती है उसका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। ठीक है, कितना होता है एचसीएफ, 1 होता है। तो इस तरह से और भी देखिए, जैसे 3/6 है, जैसे इसको काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इसका भी आ गया 1/2। इस तरह से ये सब जो संख्या है ये सब सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, ये भी और ज़्यादा नहीं कट सकता है और ये भी और ज़्यादा नहीं कट सकता है। और इसका भी एचसीएफ यदि निकालते हैं आप लोग तो कितना आएगा, 1 आएगा एचसीएफ। ठीक है, तो इन सभी संख्याओं को बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। इतना आ गया समझ में? चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिए, एक तरफ रूट है और एक तरफ रूट नहीं है, तो ये वाला रूट को भी हम लोग हटाने की कोशिश करेंगे। तो ये वाला रूट कैसे हटेगा, हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, देखिए दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, वर्ग मतलब क्या होता है, स्क्वायर। तो यहाँ √5 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर में p/q का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यहाँ हम लोग का सीधा सीधी आ जाएगा 5 बराबर, यहाँ हो जाएगा p का स्क्वायर बटा में q का स्क्वायर। ठीक, तो देखिए यहाँ ये जो p स्क्वायर है इसको हम लोग यहाँ भेज देंगे और 5 को यहाँ ले आएंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटा में 5। ठीक, देख इसको हम लोग कैसे किए पता है, ऐसे देख लीजिए, यहाँ ये 5 था ना, तो यहाँ ऐसे किए, ये q स्क्वायर इधर आ गया, गुना में यहाँ 5 रह गया बटा में p स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ देखिए 5 यहाँ गुना में ना, यहाँ आएगा तो क्या चीज़ में हो जाएगा, भागा में, यानी कि q स्क्वायर बराबर हो जाएगा p स्क्वायर बटा 5। तो यहाँ किए वही q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटा 5, इस तरह से किए। ठीक है, चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। ठीक, तो यहाँ a आ गया, तो यहाँ एक चीज़ देखिए, यहाँ p स्क्वायर जो है वो 5 से विभाजित है, तो इस चीज़ को लिख देते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमें काम देने वाली, इसलिए इसको लिख देंगे, इसको यहीं लिखते हैं। यहाँ लिख देंगे क्या, यहाँ p स्क्वायर 5 से विभाजित है, ऐसे लिखेंगे, यहाँ p स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो p भी 5 से विभाजित होगा, p भी 5 से विभाजित होगा। देखिए हम लोग क्या लिखा,
यहाँ पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो पी भी 5 से विभाजित होगा। हम लोग प्रमेय में पढ़े थे कि यदि कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को भाग दे, यानी कि भाग जाता हो, विभाजित होता हो, तो उस नंबर को भी वो विभाजित करेगा। ठीक है, नहीं पढ़े थे अभी इस तरह से कि यदि दो अभाज्य संख्या हैं तो ये 4 के स्क्वायर को भाग करता है तो क्या करेगा, 4 को भी करेगा, ये जो है वो 4 को भी भाग करेगा। इस तरह से हम लोग पढ़े थे ना कि दो जो है 4 को भी करेगा। तो यही है। ठीक है, फिर आगे देखिए, ये हो गया। अब हम लोग फिर से मानेंगे, यहाँ पहले लिख देते हैं कि फिर से, देखिए हम लोग फिर से क्या मानेंगे सर। ठीक है, पी भी 5 से विभाजित है, कहने का मतलब जो पी है वो भी 5 से भागा जा रहा है। तो भागा, मान के चलिए जब हम लोग पी को 5 से भागा देते हैं ना तो हमें मिलता है सी। जैसे कोई भी नंबर को भाग देते हैं तो कुछ ना कुछ मिलता है ना। जैसे मान के चलिए 4 है, यदि हम इसको 2 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को बराबर में, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ 2 मिलता है ना। तो इसी तरह से 5 से हम लोग पी को भागा देते हैं तो सी मिल रहा है, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ लिख देंगे फिर से, माना कि, एक चीज़ यहाँ लिख देंगे, माना कि। ठीक है, माना कि पी 5 से विभाजित होके सी देता है। ठीक है, ये हम लोगों ने मान लिया। तो यहाँ फिर देखिए, यहाँ p बराबर क्या हो जाएगा, 5c। ठीक है, तो p का वैल्यू हम लोग यहाँ रखेंगे। कहाँ रखेंगे, यहाँ इसमें रखेंगे। ठीक है, इसमें p का वैल्यू। ठीक, इसको मान लेते हैं ये हमारा इक्वेशन 1 है। ठीक, समीकरण 1 है, इसको अच्छा से लिख देते हैं। ये हमारा क्या है, इक्वेशन 1। ठीक, तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखेंगे p का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसको यहाँ सोल्व कर देते हैं। तो p का मान समीकरण 1 में रखते तो क्या मिलता है, देखिए यहाँ हमारा समीकरण 1 क्या है, इसको समीकरण 1 नहीं मानना है। ठीक है, समीकरण 1 इसको मानना है, हम लोग उल्टा मान लिया, इसको मानना है। ठीक है, ये है हमारा समीकरण 1। ये क्यू स्क्वायर बराबर में पी स्क्वायर बटा 5 है हमारा क्या, समीकरण 1। तो p का मान यहीं रखेंगे। ठीक है, समीकरण 1 में। तो यहाँ देखिए हमारा समीकरण 1 क्या है, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटा में 5। ठीक, ये है, तो यहीं रखते हैं। यहाँ क्यू स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे हम लोग, 5c रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 5c का होल स्क्वायर बटा में 5। देखिए यहाँ क्या था, पी स्क्वायर था ना, तो यहाँ पी के जगह 5c रख दिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। ठीक, बटा में 5 है तो बटा में 5। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर 5c का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और c का स्क्वायर रहेगा, 5 है नीचे में तो 5, 25 होगा। ठीक है, अब इसको काट देते, 5 एकम 5 और 5 5 25। ठीक, तो यहाँ क्या आ गया, क्यू स्क्वायर बराबर में 5c स्क्वायर बटा में कुछ नहीं। ठीक है, बस इतना ही आ गया। अब यहाँ देखिए, इस 5 को यहाँ ले आते हैं। ठीक है, यहाँ गुना में है ना 5 सी स्क्वायर के साथ, तो यहाँ आएगा तो भागा में हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा क्यू स्क्वायर बटा में 5 बराबर सी स्क्वायर। इसको देखिए, ये हमारा पहले जैसा आ गया। ठीक है, किस तरह आ गया, ये यहाँ जो हम लोग लाए थे इस जगह इसी तरह आ गया। ठीक है, जैसे यहाँ पी स्क्वायर 5 से विभाजित है ना, यहाँ क्यू स्क्वायर हो गया 5 से विभाजित, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। तो हमने यहाँ देखा कि यहाँ क्या है, क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी हम लोग लिख देंगे, लिखेंगे क्या लिखेंगे, यहाँ क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, क्या है, क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है। ठीक, तो क्या है,
जब क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा, क्यू भी 5 से विभाजित होगा। तो क्या होगा, क्यू भी 5 से विभाजित होगा। इस चीज को ही लिखे, क्या लिखे, यहाँ देखिए, यहाँ क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है ना, तो यहाँ लिख दिए कि यहाँ क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा। क्यू भी 5 से विभाजित क्यों होगा, क्योंकि हम लोगों ने प्रमेय में पढ़ा है, ठीक है, इसलिए होगा। तो यहाँ देख लीजिए। तो और हम लोगों ने एक चीज़ और माना था कि जो P तथा Q है वो सह अभाज्य है, वो और ज़्यादा नहीं कटेंगे, वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है, ये हम लोगों ने माना था। और यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि जो पी स्क्वायर था वो भी 5 से कट रहा था, तो P भी 5 से कटेगा, यानी कि P जो है, P और Q वो दोनों के दोनों 5 से कट रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा माना हुआ गलत हो गया। हम लोगों ने माना था कि P और Q सह अभाज्य है, वो और ज़्यादा किसी से वो नहीं कटेगा, लेकिन वो 5 से दोनों कट रहा है, P भी कट रहा है और Q भी कट रहा है। यहाँ देखिए, Q है ना विभाजित, Q भी कट रहा है ना 5 से, और P भी कट रहा था, वहाँ पिछले हम लोग लिखे थे, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कि इसका मतलब यह हुआ कि P तथा Q दोनों के दोनों, P तथा Q दोनों 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, ठीक है। P तथा Q दोनों 5 से विभाजित है, लेकिन हमने माना थी कि P तथा Q सहअभाज्य है। हम लोगों ने क्या माना था कि P और Q सहअभाज्य है, क्या लिख देंगे, लेकिन हमने माना था कि P तथा Q सहअभाज्य संख्या है। कौन सा संख्या, सहअभाज्य संख्या है, ठीक है। ये हम लोगों ने माना था कि P और Q क्या है, सहअभाज्य है, ये किसी से नहीं कटेंगे, लेकिन ये 5 से कट रहा है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे आगे हम लोगों ने, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम लोगों ने गलत मान लिया था, इसलिए। तो यहाँ लिखेंगे, तो हमारा माना हुआ गलत हुआ, ठीक है। तो क्या हुआ, जो हमने माना था वो गलत हुआ। इसका मतलब जो हमने माना था वो गलत हुआ, इसका मतलब हमारा माना हुआ गलत हुआ, इस तरह लिखेंगे। इसका मतलब हमारा माना हुआ गलत हो गया, ठीक है। हमारा माना हुआ क्या हुआ, गलत हो गया। तो हम लोगों ने क्या माना था कि ये जो √5 है वो एक परिमेय संख्या है, ये माना था ना। तो हम लोग लिखेंगे, तो √5 क्या है, √5 परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। हम लोग क्योंकि गलत मान लिए थे, ठीक है। तो इसको हम लोग देखें कि ये सब 5 से विभाजित है, तो हम लोगों ने बोल दिया कि ये जो 5 है वो परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये हम लोग जो माने थे वो गलत हो गया, हम लोग गलत मान लिए थे। तो इसका मतलब क्या है, √5 परिमेय संख्या नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग लिखेंगे कि अतः विरोधाभास से, कौन सा विधि का प्रयोग कर रहे हैं, विरोधाभास विधि का। तो हम लोग वही लिखेंगे, ठीक है। लिखेंगे अतः विरोधाभास विधि से, √5 एक अपरिमेय संख्या
है। हम लोगों ने क्या लिख दिया कि विरोधाभास से √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, इतना तक आ गया समझ में। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, इसमें ये परमेय है। ठीक है, इसमें कैलकुलेशन नहीं रहता, बस हम लोगों को लिख के ज़्यादा प्रूफ करना पड़ता है। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने इतना ये राम कथा लिखे है। ठीक, तो इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। दूसरा क्वेश्चन में बोला जाता है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो देखिए इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक तो क्वेश्चन और है इस टाइप का। ठीक है, उसके बाद जो है वो वाला और है, उसमें परमेय सिद्ध करने वाला वो थोड़ा दूसरा टाइप में। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना है? √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो सिद्ध करते हैं, जैसे हम लोग पिछला क्वेश्चन सॉल्व किए सेम उसी तरह करेंगे। पहले हम लोगों ने क्या किया पिछला क्वेश्चन में, मान लिया। ठीक है, क्या माना था कि √3, उसमें √5 माने थे, इसमें √3 मानेंगे। √3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। √3 क्या है? एक परिमेय संख्या है, ये हम लोग मान लेंगे। तो यहाँ √3 बराबर क्या हो जाएगा? P/Q। जब √3 एक परिमेय संख्या है तो इसके बराबर हम लोग P/Q लिख सकते हैं, जहाँ P तथा Q, जहाँ P तथा Q सहअभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है? सहअभाज्य। P तथा Q क्या है? सहअभाज्य संख्या। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब यहाँ देखिए, इधर रूट है और इधर रूट नहीं है, तो इस रूट को हटाने का कोशिश करेंगे। तो कैसे हटाएंगे? दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर दोनों तरफ स्क्वायर कर देते। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा √3 का स्क्वायर बराबर P/Q का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखिए रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा हमारा सीधा सीधी 3, और यहाँ क्या हो जाएगा? P²/Q²। इस Q² को यहाँ भेज देते हैं और 3 को यहाँ ले आते हैं। ठीक है, यहाँ हो जाएगा हमारा Q² बराबर P²/3, ये हो जाएगा। अब ये चीज़ जो आया हमारा, इसको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक, ताकि ये हमें आगे काम दे। यहाँ क्या लिखेंगे? लिखेंगे यहाँ P² 3 से विभाजित है। 3 से क्या है? भाग जा रहा है, विभाजित है। ठीक है, तो जब P² 3 से विभाजित है तो P भी 3 से विभाजित होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। तो P भी 3 से विभाजित होगा। P भी क्या होगा? 3 से विभाजित होगा। ठीक, तो हम लोग यहाँ एक चीज़ और मानेंगे, फिर से हम लोग मानेंगे कि जो P² ये P है वो 3 से भागा होकर हमें C दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं, फिर से माना कि, फिर माना कि, हम लोग फिर देखिए, फिर माना कि P जो है वो 3 से भाग दे होकर C देता है। ये हम लोगों ने मान लिया। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ लिखेंगे। ठीक, ये जो P जो है वो 3 से भाग होकर क्या दे रहा है? C दे रहा है। तो यहाँ देखिए, इसको हम लोग ये P को यहाँ अकेले छोड़ देते हैं और C को उधर ले आते हैं, यानी कि P बराबर 3C लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए 3 गुना में था, नहीं भागा में था, इधर गया तो क्या हो गया? गुना में। यहाँ P को अकेले छोड़िए, इसको इधर ले आए, तो P बराबर 3C। अब P का वैल्यू हम लोग इसमें रखेंगे। ठीक है, किस में रखेंगे? इसमें। ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं, ये हमारा इक्वेशन 1 है। ठीक, तो यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग लिखेंगे P का मान समीकरण 1 में रखने पर, P का मान
समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। पी का मान किस में रखेंगे? समीकरण 1 में। और समीकरण 1 क्या है हमारा, देख लीजिए, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटा 3 है। ये हमारा क्या है? समीकरण 1। तो इसमें पी का मान रख देते हैं, क्यू स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ देखिए पी का मान रखेंगे, यहाँ 3c है पी का मान, लिखेंगे 3c, पी के बदले 3c लिख दिए, स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लगा देंगे, बटा में 3 है तो 3, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं, क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर हो जाता है कितना? 9, और c का स्क्वायर रहेगा, बटा में 3 है तो 3। अब यहाँ देखिए ये कट जाता है, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। हमारा क्या आ गया? क्यू स्क्वायर बराबर 3c स्क्वायर, बटा में कुछ नहीं है, ठीक, ये आ गया। उसके बाद ये जो यहाँ 3 गुना में, इसको इधर ले आते तो भागा में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा? क्यू स्क्वायर बटा में 3 बराबर सी स्क्वायर। तो इसको देखिए, ये हमारा पहले जैसा आ गया, यहाँ जिस तरह आया था उसी तरह। तो इस बात को भी हम लोग लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे कि यहाँ क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित, क्यू स्क्वायर क्या है? 3 से विभाजित है, ठीक है। तो क्यू भी 3 से विभाजित होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे क्यू भी 3 से विभाजित होगा। यहाँ तक समझ में आ गया? ये हम लोगों ने क्यों लिखा? क्योंकि हम लोग प्रमेय में सिद्ध कर चुके हैं, मतलब पढ़ चुके हैं, सिद्ध नहीं किए थे, सिर्फ पढ़े थे, ठीक है। कि यदि कोई नंबर के स्क्वायर को काटता है तो वो नंबर उस नंबर को भी काटेगा, ठीक है। उसमें नहीं देखे थे कि p जो है ये ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो p ए को भी विभाजित करेगी, उस तरह से था ना प्रमेय में। तो इसलिए हम लोग इसको लिखे हैं, ठीक। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पी स्क्वायर 3 को विभाजित कर रहा है, पी स्क्वायर को 3 से विभाजित हो रहा है, ठीक है। पी स्क्वायर 3 से विभाजित हो रहा है ना, तो पी भी 3 से विभाजित होगा। और यहाँ देखेंगे क्यू भी 3 से विभाजित होगा। यहाँ देखिए, यहाँ पी भी 3 से विभाजित हो रहा है और यहाँ क्यू भी 3 से विभाजित हो रहा है, ठीक है। लेकिन हमने माना था कि पी और क्यू सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य का मतलब क्या है? कि ये और ज़्यादा किसी से नहीं कटेंगे, बस यहाँ जो कट के मिल गया बस वही रहेगा। लेकिन यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ 3 से कट रहा है, ये 3 से कट रहा है ना, और वो भी 3 से कट रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो हम लोगों ने माना था गलत हो गया, ठीक है। क्या हुआ? जो हम लोग माने थे वो गलत हो गया। तो इस चीज़ को लिखेंगे यहाँ, ठीक है। इसको अलग कर देते हैं, इतना में हम लोग लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे? कि इसका मतलब यह हुआ कि P तथा Q दोनों के दोनों 3 से विभाजित है। यहाँ लिख देते हैं, इसका मतलब यह हुआ, कि P तथा Q दोनों 3 से विभाजित है। P तथा Q दोनों 3 से विभाजित है, ये हुआ ना इसका मतलब। इसका मतलब क्या हुआ? P तथा Q दोनों 3 से विभाजित है। लेकिन हमने माना था कि P तथा Q सह अभाज्य संख्या है, ये भी लिखेंगे, ठीक है। लिखेंगे लेकिन हमने माना था कि P तथा Q दोनों सह अभाज्य है, अभाज्य संख्या है, ये हम लोगों ने माना था, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा माना हुआ गलत हो गया, ठीक है। यहाँ लिखेंगे
तो इसका मतलब हमारा माना हुआ गलत है। इसका मतलब हमारा माना हुआ गलत है। तो क्या है, ये हमारा माना हुआ गलत है ना। तो जो √3 है वो हमारा ये हम लोग क्या माने थे कि ये एक परिमेय संख्या है। तो √3 एक परिमेय संख्या नहीं होगा। तो √3 एक परिमेय संख्या नहीं होगा, एक परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, √3 एक परिमेय संख्या नहीं होगा तो √3 क्या होगा, तो हम लोग लिखेंगे अतः विरोधाभास से √3 एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, अतः विरोधाभास विधि से √3 एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, हम लोगों ने क्या लिखा, अतः विरोधाभास से √3 एक अपरिमेय संख्या होगा। इसको देखिए कैसे हम लोग इसको सॉल्व किए। क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, और हम लोग को पहले से पता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोगों ने उसका उल्टा मान लिया। क्या हम लोगों ने मान लिया कि जो √3 है, क्या लिखा कि माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये हम लोगों ने गलत मान लिया है। हम लोग को पता है कि ये हम लोगों ने गलत माना है। ठीक, तो ये हम लोग माने कि √3 एक परिमेय संख्या है, तो इसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने लिख दिया कि √3 बराबर p/q है, जहाँ पर p तथा q दोनों के दोनों सहाभाज्य संख्या है। ठीक है, सहाभाज्य के कहने का मतलब क्या है कि ये दोनों और ज़्यादा नहीं कटेंगे, बस इतना ही रहेंगे। ठीक है, और ये किसी से भाग नहीं जाएंगे, सिर्फ p जो है वो q से ही भाग जाएगा और किसी से नहीं जाने वाला। फिर आगे हम लोगों ने लिखा कि दोनों, ये एक तरफ था रूट और एक तरफ रूट नहीं था, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ लिखा कि दोनों तरफ वर्ग करने पर। ऐसा हम लोग इसलिए किए ताकि ये रूट हट जाए। ठीक है, ये सिंपल नंबर में आ जाए इसलिए। तो यह देखिए रूट दोनों तरफ वो स्क्वायर किए तो ये कट गया। उसके बाद यहाँ सोल्व करके ये सब लाए। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ देखा कि p² 3 से भागा जा रहा है, तो यहाँ p भी 3 से भागा जाएगा, तो इस चीज़ को हम लोग ने लिख दिया यहाँ। ठीक है, और हम लोग फिर से यहाँ p/3 को c मान लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए सॉल्व करने के बाद ये सब आया, और यहाँ भी हम लोगों ने देखा कि q² 3 से भाग जा रहा है, तो q भी 3 से भाग जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हम लोगों ने परमेय में देख चुके हैं। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि q भी 3 से भागा हो रहा है और p भी 3 से भागा हो रहा है। ठीक है, और हम लोगों ने माना था कि p और q सहाभाज्य है, तो इसका मतलब हमारा माना हुआ क्या हुआ, गलत हो गया। ठीक है, इस बात को हम लोग यहाँ लिख दिए। देख लीजिए क्या लिखे, इसका मतलब यह हुआ कि p तथा q दोनों 3 से विभाजित है, लेकिन हमने माना था कि p तथा q दोनों सहाभाज्य संख्या हैं, तो इसका मतलब हमारा माना हुआ गलत है। तो √3 एक परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, जब हम लोगों ने गलत माना है कि √3 एक परिमेय संख्या, तो ये गलत है, तो क्या होगा, ये गलत है तो नहीं होगा, √3 एक परिमेय संख्या नहीं होगा, तो क्या होगा, तो हम लोग लिख दिए कि √3 जो है वो एक अपरिमेय संख्या होगा। अतः विरोधाभास से √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, देख लीजिए अच्छा से। तो ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, ये थोड़ा लंबा है, लेकिन है तो बनाना तो पड़ेगा। तो बाकी का क्वेश्चन अगला वीडियो में सोल्व करेंगे। ठीक, वो थोड़ा, ये सिर्फ एक ही नंबर यहाँ नहीं रहेगा, इसमें प्लस से जुड़ा रहेगा या तो इसके साथ एक और नंबर रहेगा, उस टाइप का क्वेश्चन है, तो उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।